हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 8 जिसका नाम है संज्ञा के विकार यानी कि डेक्लेंशन ऑफ नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम संज्ञा के विकारों के विषय में पढ़ेंगे, मतलब कि क्या करने से संज्ञा में बदलाव आते हैं इत्यादि हम इनके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आइए देखिए क्या है। देखिए, संज्ञा शब्दों में कई कारणों से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से संज्ञा में हमें बदलाव दिखते हैं। तो बच्चों, ये कारण कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये आपके लिंग के कारण हो सकते हैं, जैसे दादा दादी, वचन, लड़का लड़के, लड़का लड़के फिर कारक, बहन ने, ठीक है, इत्यादि। अब बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग की वजह से कैसे संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। तो देखिए, मोर नाच रहा है, तो बच्चों ये जो लाइन है ना, ये आपकी पुल्लिंग को दर्शित कर रहा है, यानी पुरुष जाति के बारे में बता रहा है। मोरनी दाना चुग रही है, ये स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का हमें बोध करा रहा है। ठीक है, तो जो मोर शब्द है वो क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहा है। मोरनी शब्द जो है वो स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो इस प्रकार से बच्चों लिंग आप सभी जानते हैं क्या है। देखिए, शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग क्या होता है? शब्द का ये वो स्वरूप होता है जो आपको ये बताता है कि ये जो शब्द है ये स्त्री जाति से जुड़ा हुआ है या पुरुष जाति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसको हम लिंग कहते हैं। इसके अलावा लिंग के भेद अगर हम देखें तो बच्चों हिंदी में ना लिंग के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है आपका पुल्लिंग, दूसरा है आपका स्त्रीलिंग। तो पहला आता है बच्चों पुल्लिंग। तो पुल्लिंग देखिए क्या है, देखो पुल्लिंग का क्या है? संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का वो स्वरूप, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का वो स्वरूप जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या भाव को ये बताता है कि पुरुष जाति से आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि आपका बालक, राजा, घोड़ा इत्यादि। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे निम्नलिखित पदार्थों के नाम। ठीक है, तो कुछ पदार्थ आपके ऐसे होते हैं जिनका नाम ना हमेशा पुल्लिंग में ही लिया जाता है, मतलब प्राय। ठीक है, सबसे पहले तो देखोगे भारी और बड़ी वस्तुओं के नाम जितने भी हैं, जैसे कि घन, गद्दा, रस्सी इत्यादि। इसके अलावा ग्रह, धातु, रत्न, वृक्ष, अन्न आदि, इन सब के नाम आपके पुल्लिंग में आते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, मंगल, सोना, तांबा इत्यादि। इसके अलावा दिन, महीने, सन के नाम ये प्राय आपके पुरुष जाति में ही गिने जाते हैं, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, विक्रमी, सावन इत्यादि। जगह फिर आता है पर्वतों, कुछ फूलों, व्यवसायों आदि के नाम, जैसे कि हिमालय, विंध्याचल, गुलाब, कमल इत्यादि। ठीक है, तो ये सब आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला लिंग का स्वरूप। अब देख लेते हैं बच्चों दूसरा जो लिंग है वो है आपका स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग क्या होता है? तो बच्चों संज्ञा या सर्वनाम का ये वो रूप होता है जिसमें आपको ये पता चले कि ये व्यक्ति, वस्तु या भाव आपका स्त्री जाति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी शब्द का वो स्वरूप जो आपको स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, तो बच्चों वो क्या होता है? वो आपका स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि बालिका, रानी, घोड़ी इत्यादि। अब बच्चों कुछ आपके पदार्थों के नाम ऐसे होते हैं जो प्राय आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, जैसे कि जो नदियों के नाम होते हैं। ठीक है, तो नदियों के नाम अगर आप देखोगे तो गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा इत्यादि। पुस्तकों, लिपियों के नाम अगर आप देखोगे तो रामायण, गीता, कामायनी, साकेत, देवनागरी लिपि इत्यादि। कुछ छोटी या मुलायम वस्तुओं के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे कि रस्सी, रुई, धोती, पहाड़ी, लुटिया इत्यादि। इसके अलावा कुछ शब्द सिर्फ आपके स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे कोयल, मैना, चील इत्यादि। और कुछ आपके समूहवाचक शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे कि सभा, मंडली, कंपनी आदि। ठीक है, अब बच्चों ये जो लिंग आपने देखा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है, इसका आप लिंग परिवर्तन भी कर सकते हो, मतलब इनमें ना आप परिवर्तन भी ला सकते हो। तो देखिए, जब आप पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलते हो तो ये आपने क्या किया? यहाँ पे परिवर्तन कर दिया दोनों लिंगों का। ठीक है, तो यही जो परिवर्तन होता है यही परिवर्तन आपका लिंग परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो लिंग परिवर्तन बच्चों आप ऐसे ही नहीं कर सकते, उसके ना कुछ नियम होते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो शब्दों का लिंग परिवर्तन आप कैसे करते हो? तो बच्चों अगर पुल्लिंग वाचक शब्दों के अंत में, अगर आपका कोई पुल्लिंग शब्द है और उसके अंत में अ या आ रहा है तो उसको आप बड़ी ई कर दोगे तो उससे वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। तो उदाहरण आप देख सकते हो, तो देव, देवी, पुत्र, पुत्री, कुमार, कुमारी, नाना, नानी, बच्चा, बच्ची, घोड़ा, घोड़ी इत्यादि। तो ये पहला रूल था। दूसरा रूल है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में करने का, अ को आ करने से। अगर अ है तो उसको आ कर दोगे ना तो वो पुल्लिंग शब्द आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, जैसे कि प्रिय, प्रिया, बाल, बाला, छात्र, छात्रा, मूर्ख, मूर्खा इत्यादि। अंत में नी लगाने से। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों के अंत में बच्चों आप क्या करेंगे? पुल्लिंग शब्दों के अंत में ना नी लगा देंगे। तो जब पुल्लिंग शब्दों के अंत में आप नी लगाओगे तो वो आपका स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, जैसे कि मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, हाथी, हथनी, ऊंट, ऊँटनी इत्यादि। इसके अलावा देखो आनी लगाने से स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग शब्द के अंत में आप
आनी लगा दीजिए, वो आपका स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। जैसे कि नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, इंद्र, इंद्राणी, जेठ, जेठानी इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा इन, आप इन लगा देंगे पुल्लिंग शब्दों में तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, जैसे धोबी, धोबिन, सांप, सापिन, बाघ, बाघिन इत्यादि। फिर देखिए ईका लगाने से स्त्रीलिंग, तो बच्चों ईका अगर आप लगाते हो किसी भी पुल्लिंग शब्दों के अंत में तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाएंगे। जैसे बालक है तो बालिका, सेवक, सेविका, नायक, नायिका। इसके बाद आइन लगाने से स्त्रीलिंग, तो आइन लगाने से क्या होता है, आपका पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। तो पंडित, पंडिताइन, पांडे, पंडाइन, बाबू, बहुआइन इत्यादि। ठीक है, आगे देखिए ईया लगाने से बच्चों पुल्लिंग शब्दों में वो आपका स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका बूढ़ा, बुढ़िया, लोटा, लुटिया, गुड्डा, गुड़िया इत्यादि। अब बच्चों कुछ अभी तक आपने देखा कि आप कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो तब आप उसके फॉर्म को चेंज कर पा रहे हो, बट स्टिल आपके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमेशा क्या होते हैं, मतलब जिनका रूप ही हमेशा बदल जाता है। यानी कि कुछ ऐसे शब्द है जिनका पुल्लिंग बिल्कुल अलग होगा और स्त्रीलिंग बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, यानी पुल्लिंग एकदम अलग है तो स्त्रीलिंग भी आपका बिल्कुल अलग है। जैसे कि माता है तो पिता है तो माता होगा, ससुर है तो सास होगा, राजा है तो रानी होगा। ठीक है, गुणवान है तो गुणवती हो जाएगा, सम्राट, सम्राज्ञी, नर, मादा, बादशाह, बेगम इत्यादि। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा बच्चों वाक्यों में लिंग परिवर्तन, हमारे जो वाक्य होते हैं उनमें भी लिंग परिवर्तन होते हैं। जैसे कि ये पुल्लिंग है और ये उसका स्त्रीलिंग है, तो लड़का खेलता है तो स्त्रीलिंग कैसे होगा, लड़की खेलती है। ठीक है, शेर दहाड़ रहा है, शेरनी दहाड़ रही है, नाना कहानी सुनाते थे, नानी कहानी सुनाती थी इत्यादि। ठीक है, तो बच्चों आइए दोहराते हैं इसको। देखिए, तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का वो, तो बच्चों उसी को हम लिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब बच्चों अब दूसरा विकार देखते हैं जब संज्ञा में उत्पन्न करता है, वो है आपका वचन। आपने लिंग के अनुसार संज्ञा शब्दों में विकार देख लिए, बदलाव देख लिए। अब वचन पे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ना दो चित्र दिया हुआ है, इन दोनों चित्रों को जब आप पढ़ोगे इनके नीचे देखिए क्या लिखा है, घोड़ा घास खा रहा है। यहाँ देखो घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका यहाँ घोड़ा शब्द संख्या में एक होने का बोध कर रहा है, तो जो घोड़ा है वो आपको ये बता रहा है कि संख्या में कितना है, एक है। वहीं पे जो घोड़े शब्द है वो संख्या में एक से ज्यादा है, यानी अनेक का बोध आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये वचन हुआ। तो वचन क्या है, तो बच्चों शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों वचन शब्दों का वो स्वरूप होता है जो संख्या में एक होगा या एक से ज्यादा होगा, उसी को हम वचन कहते हैं। सिंपली आप कह सकते हो वचन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के विषय में आपको बताते हैं। ठीक है, तो वचन के प्रकार कितने हैं तो देख लीजिए। वचन आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं आपके वचन। ठीक है, तो एक वचन है और बहुवचन है। एक वचन नाम से ही पता चल रहा है ये शब्द का वो स्वरूप होता है जहां पे केवल आपको एक व्यक्ति या एक वस्तु का पता चले, यानी बोध हो। ठीक है, उसको आप एक वचन कहते हो, जैसे कि लड़का, घोड़ा, कुर्सी, लता इत्यादि। बहुवचन बच्चों क्या होते हैं, ये शब्द के वो स्वरूप होते हैं जो संख्या में एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, यानी एक से ज्यादा संख्या में है तो वो आपके बहुवचन हो गए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर आप देखेंगे सामान्य तौर पे हम लोग क्या करते हैं, वस्तु के लिए एक वचन तथा एक से अधिक वस्तुओं के लिए हम लोग बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों जब भी हम अपने से किसी बड़ों के विषय में बात करते हैं ना, तो आदर देने के लिए हम हमेशा बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो गुरुजी आए हैं, यहाँ पे गुरुजी एक पर्सन है लेकिन हम इनके लिए बहुवचन का इस्तेमाल करें। आप ऐसे नहीं कहोगे गुरुजी आया है, ये आप नहीं कहोगे आप, क्योंकि आप आदर देना चाहते हो। तो बच्चों जब भी हम किसी को आदर के भाव से बोलते हैं ना, उस केस में भले ही वो संख्या में एक हो लेकिन हम यहाँ पे बहुवचन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए पिताजी खाना खा रहे हैं इत्यादि। कई बार बच्चों हम स्वयं के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, कई बार हम लोग खुद के लिए भी क्या करते हैं, बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि चिंता ना करो हम जल्दी लौट आएंगे, तो हम का मतलब आप हो यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा न्यायाधीश, हम तुम्हें 7 साल कैद की सजा देते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ पे ना कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो देखिए बच्चों कुछ आपके ना पुल्लिंग शब्द होते हैं, कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनका बहुवचन कभी आप नहीं बना सकते। वो एक वचन में है तो एक ही वचन में रहेंगे, जैसे कि पिता, दादा, ब्रह्मा, शिव, एशिया इत्यादि। इसके अलावा कुछ आपके शब्द ऐसे होते हैं कर्ता कारक में। ठीक है, यानी कि कुछ आपके कर्ता कारक के ऐसे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। यानी कर्ता कारक के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में बिल्कुल एक जैसा करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कैसे पहचानोगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है, तो इस केस में हम लोग उनके क्रिया के आधार पर ये पहचान करते हैं कि एक वचन है या बहुवचन है। जैसे कि बालक, गायक, ऋषि, पक्षी, कवि इत्यादि। तो देखो पक्षी उड़ता है, ये एक वचन है। पक्षी
उड़ते हैं, ये बहुवचन है। तो यहाँ पे बच्चों पक्षी और पक्षी दोनों एक ही है ना, बहुवचन है या एक वचन आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, उनके क्रिया के आधार पे, उड़ता है ये एक वचन है, उड़ते हैं ये आपका बहुवचन है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बच्चों कई बार क्या होता है, हम लोग बहुवचन के स्थान पर एक वचन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा शब्द बहुवचन के स्थान पर हम लोग एक वचन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोयला बड़ा उपयोगी है, गाय पालतू पशु है इत्यादि। इसके अलावा जाति, वर्ग या दल आदि का प्रयोग हम लोग एक वचन में करते हैं। जब भी आप जाति का या दल का बात करते हो ना, तो वहां पे उसका इस्तेमाल हम लोग एक वचन में करते हैं, ठीक है। जैसे कि आज का छात्र वर्ग पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, आजकल जाति का कोई विचार नहीं किया जाता, ठीक है। सो बच्चों अब देख लेते हैं वचन परिवर्तन, ठीक है। बिल्कुल बात सही है, आप एक वचन को बहुवचन और बहुवचन को एक वचन में बदल सकते हो, लेकिन कुछ नियम है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, अगर आपका स्त्रीलिंग शब्द है उसके अंत में अ आता है तो उसको ए कर दोगे, ठीक है। जैसे कि रात रातें, बात बातें, पुस्तक पुस्तकें इत्यादि, ठीक है। इसके अलावा अगर स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ रहा है तो आ को ए कर दोगे, ठीक है। जैसे कि बाधा बाधाएं, लता लताएं, कथा कथाएं, ठीक है। फिर आपका कन्या कन्याएं, माता माताएं, माला मालाएं इत्यादि। इसके अलावा अगर स्त्रीलिंग जो शब्द है उसके अंत में छोटी ई या बड़ी ई, इन दोनों के बाद या आप लगा दोगे तो वो क्या होगा, एक वचन से बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है। और ई का हश्व क्या होगा, ई हो जाएगा। जैसे नीति नीतियां, तिथि तिथियां, कापी कापियां, गली गलियां। इसके अलावा बच्चों स्त्रीलिंग में अंतिम छोटा ऊ बड़ा ऊ औ के आगे आप क्या करोगे, मतलब इन तीनों के आगे अगर आपका स्त्रीलिंग शब्द का समापन इन वर्णों से हो रहा है तो आप इनकी जगह पे ना ए लगा दोगे और तथा बड़ा ऊ का जो हश्व स्वर ऊ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ऋतु है ऋतुएं हो जाएगा, बहु बहुआ इत्यादि। इसके अलावा स्त्रीलिंग में अगर स्त्रीलिंग जो शब्द है वो आ पे खत्म हो रहा है तो उसको आप ए कर दोगे, ठीक है। जैसे कि एक वचन बहुवचन तो बेटा बेटे, मेला मेले, लड़का लड़के, बूढ़ा बूढ़े इत्यादि। इसके अलावा स्त्रीलिंग में या को या कर दोगे, ठीक है। तो स्त्रीलिंग शब्द अगर स्त्रीलिंग शब्द का जो समापन है या से हो रहा है तो या की जगह आप उसको या कर देंगे। जैसे कि चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, कुतिया कुतियां, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए बहुत से आपके ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे निम्नलिखित शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल दोनों वचनों में ना हम बिल्कुल एक जैसा करते हैं, ठीक है। जैसे कि साधु, कवि, मित्र, छात्र, अध्यापक। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से इनकी पहचान हम इनके क्रिया के अनुसार करते हैं। जैसे कि पक्षी उड़ता है तो पक्षी उड़ते हैं, कवि कविता करता है, कवि कविता करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा वाक्यों में वचन परिवर्तन। अब वाक्यों में वचन कैसे बदलोगे, ठीक है। तो देखिए, तो ये एक वचन के वाक्य है, उसका बहुवचन हो जाएगा। टोपी सफेद है तो टोपियां सफेद है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़के पुस्तकें पढ़ते हैं इत्यादि। अब बच्चों यहाँ पे आइए दोहराइए, समरी देख लेते हैं। तो देखो, शब्द का वो स्वरूप जो आपको संख्या का बोध कराता है कि संख्या में एक है या एक से ज्यादा है, उसको हम लोग वचन कहते हैं। इसके अलावा बच्चों वचन ना आपके दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अब बच्चों दूसरा विकार जो संज्ञा या सर्वनाम में उत्पन्न होता है वो होता है कारक की वजह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये एक कह सकते हो आप गद्यांश दिया हुआ है। तो इस गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे, जैसे कि किसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था, उस पर अनेक बगुले रहते थे, उसी पेड़ के कोटर में एक सांप भी रहता था इत्यादि। तो जब ये पूरा गद्यांश आप पढ़ेंगे तो इसमें ना आपको में, का, पर, के साथ, को, ने, से, ये सब आपको चिन्ह दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये चिन्ह वो होते हैं जो कहीं ना कहीं गद्यांश के हर वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। अगर बच्चों ये चिन्ह ना होते तो ये बताइए कि आप गद्यांश को ढंग से पढ़ पाते, क्या आप एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ पाते? अगर ये नहीं होते तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये सारे वाक्य है, ये सारे वर्ण है, इसीलिए आप क्या कर पाते, एक वाक्य को दूसरे से जोड़ पा रहे हो। तो बच्चों यही ना आपके कारक चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह। तो इनको ना आप परसर्ग या फिर विभक्ति चिन्ह भी कहते हो। तो कारक क्या है? देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वो स्वरूप जिसका संबंध आप लोग क्रिया के साथ बताते हो उसको हम कारक कहते हैं। अब बच्चों कारक के भेद तो अगर आप देखेंगे तो हिंदी में हमारे कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ठीक है। तो देखो, अगर आप देखेंगे तो ये जो 8 है ना, आठों के लिए हम अलग अलग चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। कर्ता के लिए ने का इस्तेमाल करते हैं, पहचान क्या है, किसने कौन। कर्म के लिए को, पहचान क्या, किसको कहाँ। करण के लिए से, के द्वारा।
किसने, किसके द्वारा, संप्रदान के लिए को, तो किसके लिए, किसको, अपादान से अलग होना, कहाँ से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो संबंध के लिए, संबंध कार्य के लिए हम लोग कौन कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, का, के, की। तो पहचान क्या है, किसका, किसके, किसके लिए, माफ करना, किसकी। इसके अलावा अधिकरण में देखो में पर, तो किस में, किस पर, कहाँ, संबोधन, हे, अरे, बुलाना या पुकारना, ठीक है। तो आइए अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कर्ता कारक का, ठीक है। तो कर्ता कारक जो है ने, ठीक है। तो ये देखिए कर्ता कारक क्या है बच्चों, देखो तो शब्द के जिस रूप से आपको काम करने का बोध होता है ना, ठीक है, शब्द का वो रूप जिससे आपको काम करने का बोध होता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि माता जी बुनाई कर रही है, नौकरानी ने कमरा साफ किया, इत्यादि। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माता जी और नौकरानी क्या है, ये कर्ता है, ठीक है, जो बुनाई करना तथा साफ काम, घर साफ करने का क्या करे, काम कर रही है, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेप परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हम लोग केवल भूतकाल के वाक्यों में ही करते हैं, ठीक है। यानी कि जो काम आप कर चुके हो ना उसके लिए आप नेप परसर्ग का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इसके अलावा अकर्मक क्रिया के साथ नेप परसर्ग का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखिए कर्म कारक क्या होता है, तो कर्म कारक वो है, ये शब्द का वो स्वरूप होता है जहां पे शब्द के जिस रूप क्रिया का फल पड़े, यानी जहां पे क्रिया का फल पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा वो कर्म कारक होगा। उदाहरण आप देख सकते हो, माता जी सब्जी लेने बाजार जा रहे हैं, कार्तिक गिटार बजा रहा है। तो इन वाक्यों में जो सब्जी, बाजार, गिटार, ये सब क्या है, ये कर्म कारक हैं, ठीक है। इसके अलावा वाक्यों में कभी कभी दो कर्म एक साथ आ जाते हैं, जैसे प्रथम वाक्य में सब्जी और बाजार दो कर्म है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, करण कारक। तो करण कारक को हम दिखाते हैं से के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। तो करण कारक वो एक ऐसा माध्यम होता है जिसके जरिए कर्ता अपना काम करता है, ठीक है। जैसे कि पिताजी हवाई जहाज से मुंबई गए, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हवाई जहाज और चटनी क्या, ये साधन है जिसके जरिए आपका काम पूरा हो रहा है, तो इसलिए ये करण कारक है। फिर आता है संप्रदान कारक। तो विभक्ति चिन्ह इसका क्या है, के लिए को। तो देखिए कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, यानी कि कर्ता यहाँ पर जिसके लिए काम कर रहा है या फिर उसको कुछ दे रहा है, उसको हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। तो नेताजी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन भिजवाया, सेठ जी द्वारा गरीबों को दान दिया गया। तो इन दोनों वाक्यों में आप देखोगे तो नेताजी और सेठ जी जो है ये कर्ता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अपादान कारक विभक्ति चिन्ह को है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना आदि भावों का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो मूल रूप से आप कह सकते हो अपादान कारक भावों के विषय में आपको बताता है, ठीक है। जैसे कि गंगा नदी हिमालय से निकलती, हम विद्यालय से घर दोपहर 2 बजे पहुंचते हैं, ठीक है। फिर छठवां देखिए संबंध कारक क्या है, तो विभक्ति चिन्ह इसका का, के, की, रा, रे, री। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो संज्ञा का ये वो रूप होता है जहाँ पे दो संज्ञा होता है, सर्वनामों के परस्पर संबंध का आपका पता चलता है। यानी कि दो संज्ञा शब्द है, दो सर्वनाम शब्द दिए, उन दोनों के मध्य क्या आपका संबंध है, जो संबंध बताता है उसी को हम संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण आप देख सकते हैं। सातवां है आपका अधिकरण कारक। तो परसर्ग है यहाँ पे इसका में पर। तो देखिए संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय, स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कि आपका काम किस आधार पे हो रहा है, कब हो रहा है और किस जगह पे हो रहा है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर जो कारक दे दे वो आपका अधिकरण कारक है, ठीक है। जैसे बिल्ली चूहे पर छठी अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। आठवां देखिए संबोधन कारक। तो हे, हरे, हे, अरे है। तो देखिए जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है, तो संबोधन जो शब्द है उसका मतलब ही होता है किसी को बुला रहे हो, ठीक है। तो ये वो कारक होता है जहां पे आप किसी को बुलाने या पुकारने का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आइए दोहराइए देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो संज्ञा सर्वनाम का वो स्वरूप जो उसका संबंध, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध आप क्रिया से जान सकते हो उसी को हम कारक कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो कारक चिन्ह अगर ना हो तो वाक्य आपके अधूरे होते हैं। कारक चिन्हों का परसर्ग विभक्ति चिन्ह भी कहते हो। इसके अलावा ये कारक और विभक्ति चिन्हों का इस्तेमाल आप क्या करते हो, संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ने के लिए करते हो। इसके 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक में आप देख सकते हैं ने, परसर्ग के अलावा से, को इत्यादि को इस्तेमाल करते हो। बाकी का बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे किस कारक के लिए कौन सा परसर्ग चिन्ह का आप इस्तेमाल करते हो। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय संख्या 8 समाप्त होता है, जहाँ पे हम सभी लोगों ने संज्ञा में विकार देखे हैं जो कि लिंग, वचन और कारक के आधार पे होते हैं, ठीक है। सो बच्चों इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए, इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।